हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो आपको। 25 दिसंबर आज का तारीख, और आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेकर के आया हूं आप सबके लिए। आज एक स्पेशल एपिसोड है जिसके थ्रू मैं ये आपको बताने वाला हूं कि मेरे बार्गेन प्राइसेस के पीछे सीक्रेट क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है ये बार्गेन प्राइसेस क्या हैं, तो बस आपको मैं बता देता हूं दैट वी आर एक्चुअली रनिंग अ सीरीज इन द नेम ऑफ द जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर, जिसमें हर संडे मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर मैं एक मॉडल पोर्टफोलियो मेंटेन करता तो उसको कैसे मेंटेन करता, किस तरह से हम उसमें एनालिसिस करते हैं। अंदर की बात बताता हूं, इस वीक धमाल मचाया उस पोर्टफोलियो में। वो क्या हो रहा है वहां पे, उन सब चीजों की तो जानकारी करते ही रहेंगे, बट आज का वीडियो एक स्पेशल एपिसोड है। इट्स नॉट अ रेगुलर एपिसोड, क्योंकि आज मैं कुछ सीक्रेट्स आपके सामने स्पिल आउट करने वाला हूं। सीक्रेट ये है कि मैं जो बार्गेन प्राइसेस आपको बताता हूं वो आते कैसे हैं। बट वेल, ये इतना सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई रूल है, यहाँ पे कोई एक इक्वेशन है जिसको आप सीख लो और आपको ये बार्गेन प्राइस समझ में आ जाएगा। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च दैट गोज अंडर वे, और आपको वो सीखना बहुत जरूरी है। आज का वीडियो, बिफोर वी स्टार्ट, आपको ये बात बताना बहुत जरूरी है कि आज का वीडियो आपको बिट्स एंड पीसेस में कभी इजी तो कभी हार्ड लगेगा। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे डिस्कस होंगे जो एट टाइम्स आपको कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। मेरी तरफ से मैं आपको यही एश्योरेंस देता हूं कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहोगे, आप बहुत बेहतरीन चीजें सीखोगे, और साथ ही साथ जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उस सबको मैं एज यूजुअल हमेशा सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने सिंप्लीफाई करूंगा और उसको कंक्लूड जरूर करूंगा। सो यस, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंसंट्रेशन दैट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द वीडियो। तो एकदम इस उद्देश्य के साथ बैठे कि आज आप कुछ नया सीखने वाले हो, वही मेरा उद्देश्य है इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। और मेरे ख्याल से दिस इज वन ऑफ दोज वीडियोस जो आपकी लर्निंग बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आइए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो हमारा इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे जरूर आपके या आपके परिवार के इन्वेस्टमेंट्स रहे होंगे इन द पास्ट, जहां पे आपने एक शेयर में पैसे डाले और फिर 2 3 4 5 पता नहीं कितने साल आपको वेट करना पड़ा अपने लगाए हुए पैसे को ही वापस हासिल करने में। क्या ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपने जितने रुपए इन्वेस्ट किए, मान लीजिए 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए, और आप अपने 50,000 भी वापस रिकवर नहीं कर पा रहे हो, 2 3 साल बीत चुके हैं? क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो पॉसिबली आपने इन तीनों शेयर में से किसी को भी लिया नहीं होगा। टाटा मोटर्स, आईटीसी, एसबीआई, ये कुछ ऐसे नाम है। सन फार्मा भी इस लिस्ट का हिस्सा हो सकता है। ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसमें अगर आपने 3 4 5 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हाई चांस है कि आप अभी भी लॉसेस में बैठे हो। इतने लंबे टाइम होराइजन के साथ में भी अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, दैट इज अ बिग शेम हियर। उसके पीछे क्या कारण है, किन वजहों से ऐसा हो रहा है, उन सब चीजों का आज डिकोड करेंगे एंड ट्राई करेंगे उनमें से एक वजह के ऊपर में डिस्कवरी करने की कि उसको कैसे ठीक किया जाए। सो देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देयर इज अ सॉल्यूशन, बोथ आर गिवन इन द सेम वीडियो। बने रहे वीडियो के साथ। चलिए, रीजन बिहाइंड लॉसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जो आपको प्रोलॉन्ग लॉसेस होते हैं, जो आप 3 4 5 साल से आप लॉसेस खा रहे हो, उसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। नंबर 1, आपने गलत ही स्टॉक चूज कर लिया है। नंबर 2, आपने स्टॉक शायद गलत चूज नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में कोई इवेंट उसमें ऐसा ट्रिगर हो गया जो कि थोड़ा अनप्लेजेंट है। इसके अलावा कोई रॉन्ग एंट्री आपकी हो सकती है। रॉन्ग एंट्री का मतलब ये हो गया कि आपने गलत टाइम पे उस शेयर में एंट्री की होगी और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ होगा। मैं जिन भी शेयरों के अभी नाम लिया, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एसबीआई, इंक्लूडिंग सन फार्मा, इन सारे शेयर्स में अगर आपने रॉन्ग टाइम पे एंट्री की होगी, एक हाई पे एंट्री की होगी, तो हो सकता है कि वो हाई आपको वापस देखने को नहीं भी मिले। मैं कल ही ट्विटर पे देख रहा था, किसी ने लिखा था, मैंने वेरीफाई खैर नहीं किया है, लेकिन कोई बोल रहा था कि 10 साल पहले विप्रो के जो हाई थे वो उसने वापस अब रिक्लेम किए हैं 10 साल बाद। मतलब ये मुझे काफी आश्चर्यचकित लगा कि विप्रो जैसी कंपनी, जिसको हम आईटी जायंट मानते हैं, उस कंपनी को भी अपने प्रीवियस हाई को टच करने में 10 साल का पीरियड लग गया। इस बीच में अगर आप अपने रिटर्न्स कैलकुलेट करोगे तो सोचो, 10 साल में 1 रुपया आपका बना नहीं। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होते हैं इसकी वजह से? उसके पीछे कारण जो है वही समझाऊंगा मैं आज के इस वीडियो में। आइए, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सर, बार्गेन। आप किसी भी शेयर को एकदम उसके टॉप पे खरीदोगे तो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि वहां से एक करेक्शन आए, और वो करेक्शन 2 3 साल तक आपके रिटर्न्स आपको वापस ला करके दे ही ना, इनफैक्ट आपका इन्वेस्टमेंट भी आपको वापस नहीं करे। ऐसा पॉसिबिलिटी हमेशा बना रहता है, खास करके एक ऐसे मार्केट में अभी जहां पे बहुत यूफोरिया है और अपने को लग रहा है मार्केट कभी भी नीचे जा सकता है। सो ऐसे में तो एक बार्गेन प्राइस समझना और एक बार्गेन डील में एंटर करना इज समथिंग दैट यू नीड टू लर्न। अब वो कैसे होगा वो मैं समझाता हूं। देखो, कोई भी शेयर हो, भले कितना भी अमेजिंग शेयर हो, हर शेयर में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन जरूर आती है।
इसके पीछे कई कारण है। नंबर 1, एक अप ट्रेंड भी जो होती है उसमें भी करेक्शंस आने जरूरी हैं। एक लीनियरली बढ़ता हुआ कर्व कभी भी सस्टेनेबल नहीं रहता। सो करेक्शंस आर पार्ट ऑफ एन अप ट्रेंड, ये बात आप समझिए। दूसरा, हर एक अच्छे शेयर में कोई ना कोई बैड इवेंट आता है, कोई ना कोई बैड रूमर आता है, जिसके वजह से वो स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। आपका टाइम वही है उस शेयर को खरीदने का। इसका एक अच्छा एग्जांपल रिलायंस है। रिलायंस हालांकि दिनों में, मैंने लास्ट 4-5 हफ्तों में ये बोला है कि रिलायंस काफी अच्छे भाव पे है, काफी करेक्टेड लेवल्स पे, और हम नॉन स्टॉप अपने मॉडल पोर्टफोलियो में उसको इंक्लूड भी कर रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है दैट रिलायंस में एक जबरदस्त करेक्शन अभी हाल फिलहाल में हुई है कई कारणों की वजह से, लेकिन उस करेक्शन में अगर किसी ने यहां पे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया तो रिलायंस आपको एक मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी यहां से दे सकता है। ये चीज मैं गोइंग फॉरवर्ड वीक्स में आपको मॉडल पोर्टफोलियो में शायद शो भी कर पाऊंगा। तो एज ऑफ नाउ ये शॉर्ट टर्म करेक्शन पहचानते कैसे और इसे क्या कहते हैं? देखो, शॉर्ट टर्म करेक्शन जब आ जाए, आपके डिजायर्ड प्राइसेस जब आ जाए, उसी को हम कहते हैं बार्गेन प्राइसेस। और आपको बस इतना करना है कि इस बार्गेन प्राइस का वेट कीजिए। इस बार्गेन प्राइस को ढूंढने के लिए आपको करनी पड़ती है रिसर्च, और वो रिसर्च करने के लिए मैं बैठा हूं आपके साथ रिसर्च फाइंडिंग शेयर करूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगेगा कि मैं क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूं। आइए, रिसर्च करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि रिसर्च हमेशा होती है हिस्टोरिकल डेटा से, और हिस्टोरिकल डेटा से रिसर्च करके आपको किसी भी स्टॉक के एक एट्रीब्यूट्स के बारे में कुछ ना कुछ अंदाजा तो लगता ही है। लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च अगर आप हिस्टोरिकल डेटा से करते हो, वो फ्यूचर में लागू हो, उसके बीच में एक बहुत बड़ी कंडीशन ये है कि जैसा उस स्टॉक में एनवायरमेंट था वही एनवायरमेंट आगे भी कंटिन्यू होगा। अगर ऐसा होता है तभी आप ये हिस्टोरिकल एनालिसिस कर सकते हैं, उसको गोइंग फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको ये नुकसान दे सकता है। या नुकसान तो नहीं देगा लेकिन फायदा नहीं देगा, ये हो सकता है। मैं आपको इसके एग्जांपल्स बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1, रिलायंस बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। रिलायंस अगर आप आज से कुछ 6-7 साल पहले की सिचुएशन देखेंगे तो रिलायंस एक स्टेबल स्टॉक हुआ करता था, जिसमें ना कभी रिटर्न्स बने कोई बहुत ज्यादा, ना कभी लॉसेस बने बहुत ज्यादा। लेकिन 5-6 साल पहले जैसे ही रिलायंस ने जियो लॉन्च किया, तब से रिलायंस बहुत तेज बढ़ने लग गया। अभी ये करंट ईयर रिलायंस ने बहुत ज्यादा पैसा एक्वायर किया है, और उन पैसे से रिलायंस और भी नए नए वेंचर्स में जाने के लिए बात कर रहा है। सो ऐसे में हर थोड़े साल में कोई ना कोई नया इवेंट, कुछ ना कुछ नया हो रहा है इस कंपनी में, एंड दैट इज वाई इसके हिस्टोरिकल एनालिसिस आपको फ्यूचर ओरिएंटेशन के बारे में ज्यादा नहीं बता पाएगी। बट फिर भी आपको हिस्टोरिकल एनालिसिस क्या क्या बता सकती है, उसकी ताकत जरा समझते हैं। तो आइए मैं समझाता हूं मेरी रिसर्च में क्या इन्वॉल्व है। मेरी रिसर्च में मैं ट्राई करता हूं एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कि कोई स्टॉक में करेक्शन आती है तो कितनी इंटेंसिटी की आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टाटा मोटर्स आपके सामने जब लाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि टाटा मोटर्स में करेक्शन कितनी परसेंट की आती है और उस करेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। यकीन मानिए, अगर आप 10% प्रोबेबिलिटी का केस भी इवैल्यूएट कर रहे हो तो भी वो बहुत होता है। एक मार्केट में 10% भी अगर कोई करेक्शन हो पा रही है, 10% भी उसकी पॉसिबिलिटी है, तो वो आपके लिए एक वंडरफुल, यहां पे मैं कह सकता हूं, बार्गेन हो सकता है। और हम लगभग उसी के आसपास के बार्गेन्स यहां पे देखेंगे। आइए, यहां पे मेरा काम क्या होता है, मैं एक बार जब ये रिसर्च करके अपने बार्गेन प्राइसेस तक पहुंच जाता हूं, एक डिस्कवर कर लेता हूं व्हाट इज द प्रोबेबल बार्गेन प्राइस, तो उसके बाद में मैं वेट करता हूं ताकि वो स्टॉक करेक्ट करे, और स्टॉक के करेक्शन होने के बाद में मैं उस स्टॉक में एंटर करना चाहता हूं। दैट बिकम्स अ गुड एंट्री, एटलीस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी मेरी रिसर्च है। हिस्टोरिकल डेटा को इवैल्यूएट कीजिए, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस कीजिए, प्रोबेबिलिटी ये देखिए कि ये स्टॉक कहां तक करेक्ट हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और उस प्रोबेबिलिटी या उस रेट के लिए वेट कीजिए। आपको वो बार्गेन प्राइस जब भी मिले, आप समझ लेना एक अच्छे शेयर में एक बढ़िया करेक्शन हो रही है और उस करेक्शन पे उस शेयर को लेना चाहिए। एग्जाम्पल अगेन, रिलायंस अभी करंटली करेक्ट हो रहा है, तो उस करेक्शन के फेज को आप जरूर थोड़ा स्टडी कर सकते हैं इस मामले में। आइए, टाटा मोटर्स में अपनी रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं। टाटा मोटर्स फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी नहीं लगती, क्योंकि टाटा मोटर्स ने स्टॉक होल्डर्स को कोई खासा रिवॉर्ड नहीं दिए हैं। ठीक है, आप टाटा की गाड़ी चलाते होंगे, बट इस कंपनी को ओन करना एक अलग बात होगी, और टाटा मोटर्स मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी नहीं है, एटलीस्ट फ्रॉम अ स्टॉक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्यों है? 2 कारण है। पहला कारण, टाटा मोटर्स में जब भी कोई करेक्शन आती है वो करेक्शन छोटी मोटी नहीं होती। टाटा मोटर्स हैव विटनेस्ड डीप करेक्शंस, दैट टू अ लॉट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इतनी बार कितने परसेंट की यहां करेक्शन आती है भैया, ये भी बताइए। यहां करेक्शन आती है 42% की फ्रॉम 100 डे हाई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि पिछले 100 ट्रेडिंग सेशंस में जो भी टाटा मोटर्स का हाईएस्ट भाव रहा होगा, उस भाव से 42% की करेक्शन आने की संभावना रहती है टाटा मोटर्स में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी भैया? दैट इज 10% प्रोबेबिलिटी। एंड यकीन मानिए, ये प्रोबेबिलिटी कम नहीं है, दिस प्रोबेबिलिटी इज अ लॉट।
10% की प्रोबेबिलिटी इतनी भारी करेक्शन के लिए होती है। इसका मतलब यह है कि टाटा मोटर्स कभी भी कोई हाई से 20-30% नीचे आ जाए ना, तो आप उसे नॉर्मल समझें, आप समझे ये होता है इस शेयर में। गॉट द पॉइंट? ये करने से आपको काफी फायदा होगा। अब देखो यहां पे ये रिसर्च को अगर मैं 2000 से लेकर अभी तक बैक टेस्ट करूं, इसका मतलब ये मानूं कि पिछले 10-11 सालों में अगर हम इसी एक नंबर को लेकर के जिद पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं 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 नहीं, शेयर का जो भी 100 दिन का हाई होगा वो 100 दिन से के हाई से मेरे को 42% करेक्ट होने पे ही शेयर को लेना है, तो क्या आप जानना चाहोगे कि हम हिस्टोरिकली इस शेयर में कैसे पैसे बना रहे होते? बताता हूं। टाटा मोटर्स पिछले 2000 से लेकर अभी 2020 तक के सारे एक्विजिशन ट्रेड्स आपको बताऊंगा मैं, जो बैक टेस्टिंग में हम लोग देखते हैं। ये बैक टेस्टिंग में ट्रेड्स तभी हम पिक कर रहे हैं जब ये स्टॉक 42% का करेक्शन कम से कम शो किया है फ्रॉम इट्स 100-डे हाई। ऐसे ज्यादा ट्रेड्स तो नहीं आते, पर फिर भी एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें इससे ज्यादा ट्रेड्स चाहिए भी नहीं। अगर हमें 10-12 ट्रेड भी मिल जाते हैं ना 10 साल में, तो आप समझ लो बहुत अच्छे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता हूं अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिली हमें 2010 से लेकर 2020 में। देखो आपने को अगस्त सितंबर में 2011 में ये 150 का टारगेट प्राइस शो कर रहा था टाटा मोटर्स। अगर किसी ने उस समय इसको लिया होता विथ 3 ईयर होल्डिंग पीरियड, ठीक है, अज्यूम करते हुए, तो उसको 200% का प्रॉफिट होता 3 साल में। बट उसके बाद इस कंपनी की हालात बिगड़ गए। लास्ट पिछला एक दशक तो इस कंपनी के लिए बहुत खराब रहा है। 2015 में अगर किसी ने खरीदा होगा उसमें टारगेट प्राइस चल रहा था 333 और अगर किसी ने 3 साल होल्ड किया होगा तो उसको 40% का नुकसान हुआ होगा। नाउ दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी डेंजरस। आपको नुकसान हुआ और वो भी इतना बड़ा, वो भी इतने टाइम होल्ड करने के बाद। मतलब आप सोचो, आप बार्गेन करने के बाद यहां पहुंचे हो। जिसने बार्गेनिंग भी नहीं की वो यहां पे 70 से 80% खो रहा होगा पैसे। इसके अलावा ये 2018 और 19 और 20 में भी कई बार अलग अलग प्राइसेस पे ये आया है रिकमेंडेशन लिस्ट में, या फिर मैं कह सकता हूं कम से कम रडार में। लेकिन एक चीज यहां नोटिस करने की है कि इसका जो बार्गेन प्राइस है वो निरंतर गिरते जा रहा है। 185, 164, 156, 139, 110। मतलब ये कंपनी लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट बिगड़ चुका है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस कंपनी ये बहुत खतरे में है एंड दैट इज वाई इसके टारगेट प्राइसेस भी नीचे की तरफ आ रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर अ गुड कंपनी। गॉट द पॉइंट? फिर भी अगर इस पॉइंट पे मैं बताऊं तो ये शेयर का करंट हाई है 188.80 और इस पे टारगेट प्राइस 110 के आसपास में पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आपने ये सिर्फ करेक्शन देख देख के ही इन्वेस्टमेंट किया होगा तो एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं कि 2018, 19 और 20 में जिसने भी इस कंपनी के शेयर खरीदे होंगे वो कम से कम नुकसान में नहीं रहा होगा। ये बात अश्योर्ड है, वो कम से कम नुकसान में नहीं होगा इस शेयर में, क्योंकि उसने यहां पे करेक्शन पे ये चीजें खरीदी। फिर से मैं आपको रूल समझा देता हूं। रूल बहुत सिंपल है, जो भी इस कंपनी में रीसेंट हाई होगा उस रीसेंट हाई से हम 42% की करेक्शन को यहां पे इवैल्यूएट करके वो हमारा टारगेट प्राइस सेट करें। जैसे यहां पे 188.80 का एक रीसेंट हाई है, उससे अगर हम 42% की करेक्शन कैलकुलेट करें तो फिर 110 हमारा टारगेट प्राइस यहां पे आ रहा है। गॉट द पॉइंट? ये है किस तरह से मैं बार्गेन प्राइस इवैल्यूएट करता हूं। थोड़ा और रुकिए, टाटा मोटर्स के अलावा आईटीसी पे ये चीज शो करता हूं। आईटीसी में भी सेम सिचुएशन है। आईटीसी में भी करेक्शन आती है। कितने परसेंट की करेक्शन आती है? अप टू 20%। आईटीसी रिलेटिवली स्टेबल है कम से कम टाटा मोटर्स के मुकाबले। यहां पे बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आती, लेकिन फिर भी 20% करेक्शन आने की यहां पे प्रोबेबिलिटी है 15%, विच आई थिंक इज फेयर इनफ। तो हम यहां पे एक रूल बना रहे हैं कि 2010 से लेकर के 2000 से लेकर के हम लोग यहां पे 2020 तक, 2000 नहीं 2010 से होगा आई थिंक, जस्ट अ मिनट, हाँ ये 2010 होगा, माय मिस्टेक, यहाँ मैंने लिखा है सिंस 2000 लेकिन सारे ट्रेड्स 2010 के बाद के हैं। तो यहाँ पे 2010 के बाद से लेकर के 2020 तक के सारे ट्रेड्स आपके लिए मैंने लिख लिए हैं और यहाँ पे सारे बार्गेन प्राइसेस कैलकुलेट हुए हैं। अगेन बार्गेन प्राइस कैलकुलेट कैसे हुए? बहुत सिंपल है। रीसेंट हाई से 20% अगर ये स्टॉक करेक्ट हुआ होगा तो ही हमने आईटीसी में प्रवेश किया होगा। अब नाउ आई थिंक यू विल बी फैसिनेटेड टू नो कि ओके ऐसा संभव है। जो आईटीसी में 2012 से लेकर के 2016 तक कोई भी अगर आपने एक्विजिशन देखे होंगे, सब में आपको प्रॉफिट आ रहे हैं 3 साल के होराइजन में। वेट अ मिनट, 3 साल के होराइजन में प्रॉफिट, वो भी आईटीसी जैसे काउंटर में। ये कैसे हो रहा है भैया? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने बार्गेन प्राइस पे ही इसको खरीदा। हमने कभी भी इसको ऊंचा हाथ नहीं लगाया। हाँ, जहां तक बात है दिसंबर 2017 वाले ट्रेड्स की, उसमें नेगेटिव स्कोर या नेगेटिव परसेंटेजेस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इसका जस्ट 3 साल बाद ये कोविड वाला टाइम हो जाता है एंड जिसकी वजह से आपको यहाँ पे एक बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी सही ये
एनालिसिस आईटीसी में भी वर्क कर रहा है। हाँ, आप कोई बहुत तोड़फोड़ प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लॉसेस यहां पे मिनिमाइज करने को मिल रहे हैं। सीधी सी बात है, मिनिमाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप बार्गेन कर रहे हो, मिनिमाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि आप कंजूसी बरत रहे हो इसको खरीदने से पहले। आज के टाइम पे इसके करंट हाई है 218 के आसपास में। अगर मैं 20% के करेक्शन का इस पे वेट करूं तो मेरा बार्गेन प्राइस आता है 175 एंड दैट इज व्हाट आई एम होल्डिंग ऑन टू। अगर ये 175 के लेवल्स पे आपको मिलता है तो फिर आईटीसी लेने लायक बनता है, नहीं तो फिर दूर से सलाम। हम लोग कभी भी आईटीसी को ऊंचा नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम एक करेक्शन में फंसे और सालों साल हमें वेट करना पड़े। अब देखो, दो मैंने ऐसी स्टोरीज आपको बताई जिसमें टाटा मोटर्स और आईटीसी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इतने अच्छे किए नहीं। लेट्स चेक इट आउट कि अच्छे शेयर्स में ये कैसा करता है। अच्छे शेयर्स के नाम पे मैं आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्रीज ला रहा हूं। रिलायंस इसलिए ला रहा हूं क्योंकि रिलायंस एक अच्छा शेयर होते हुए भी इसने कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं बनाए हैं शेयर होल्डर्स के लिए। रिलायंस एवरेज प्रॉफिट बनाते आया है। मैं यहाँ बजाज फाइनेंस या फिर मैं और कोई कंपनी ले लेता तो वो तो मिड कैप वाली कंपनी और तगड़ी ग्रो करती, लेकिन मैंने यहाँ एकदम सबसे हैवी वेट कंपनी को लिया है सो दैट आप रिटर्न्स देख करके चौके नहीं, रिटर्न्स आपको एक्सेप्टेबल लिमिट में लगे। बट अगेन, सारे ग्रोथ स्टॉक्स पे अगर आप ये स्ट्रैटेजी पुट करते हो तो आप बहुत पैसे बना सकते हो, बहुत अच्छे प्राइस पे एंटर कर सकते हो। दैट इज एंटायरली पॉसिबल। आई होप आपको थोड़ा बहुत ये हिंट समझ में आ रहा है। चलिए, रिलायंस के लिए भी मैंने जो इसका ट्रेड ढूंढा रिसर्च में वो ये ढूंढा कि यहां पे भी 20% तक की करेक्शन इजीली पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 12%। तो हम भी इसी को टारगेट पकड़ के चल रहे हैं। इसका मतलब अब हम यहां से ये देख रहे हैं कि ये स्टॉक अगर अपने रीसेंट हाई से 20% करेक्ट हुआ तो ही हम इसे लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर इस चीज को ध्यान में रखिए तो रिलायंस कब कब कैसे कैसे खरीदा जाता। वेल, 2010 से लेकर के 2020 तक के सारे ट्रेड्स आपके सामने हैं। 2011 में 426 के भाव पे ये आ जाता अपने मॉडल में और उधर से आप 3 साल में 20% कमाते। उसके अगले ट्रेड में भी 20, उसके अगले ट्रेड में 25। लेकिन जैसे ही जियो लॉन्च हुआ उसके बाद देखिए वंडरफुल यहां पे रिटर्न्स आने शुरू हुए। किसी ने 2014 में अगर बार्गेन प्राइस पे 456 पे इसको लिया होता, उसको 3 साल में डबल रिटर्न मिलता, मतलब डबल पैसे मिल जाते। वहीं पे अगर हम सितंबर 15 की बात करें, 427 में भी ये रडार में आया, 150% का प्रॉफिट आया रहा था। 2018-19 के जो भाव थे उसमें भी 1100 के आसपास में ये रडार में आ रहा था, ये अपने एक बार्गेन प्राइस पे आ रहा था और वहां पे भी किसने खरीदा होगा तो वहां पे उसको 100% रिटर्न अभी तक मिल चुका होगा। अभी रिलायंस 2000 के आसपास चल रहा है तो यहां पे आपको लगभग 100% रिटर्न भी मिला होगा। एंड करेंटली नवंबर और दिसंबर में भी मैंने मॉडल पोर्टफोलियो में बार बार बोला कि 1895 के आसपास में, 1900-2000 के आसपास में रिलायंस लुक्ड रियली वंडरफुल। अब यहां पे रिलायंस 1895 में आपको मिल रहा है, यानी कि अगर मॉडल के हिसाब से जाए आप देख सकते हैं जितने भी ट्रेड्स हमने किए सब में प्रॉफिट आया। कम बेसी हो सकता है पर कम से कम हम खरीदने के बाद लाचारी के साथ, बेबसी के साथ बैठे नहीं कि यार हमें तो लॉस हो रहा है। हम एक अच्छे प्राइस पे एंटर कर रहे हैं, ये एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है। एंड वहां से हम लोग को बस एक मल्टी हॉराइजन पीरियड पे अगर इस स्टॉक को होल्ड कर लिया तो हमें प्रॉफिट हो सकते हैं। दैट इज एंटायरली पॉसिबल। बट अगेन, मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, तो आप जो भी करें वो अपनी रिसर्च खुद से करें। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बस अपनी रिसर्च आपके सामने शो कर रहा हूं। यानी कि यहां पे जो अभी करंट हाई है इस शेयर का वो है 2369। इट इज अ गुड स्टॉक। वहां से अगर ये 20% करेक्ट होता है तो 1895 का एक लेवल इस पे बनता है खरीदने का, और 1895 अगर स्टॉक पे आता है तो कभी भी इस स्टॉक को लेना बनता है। सो दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू कैलकुलेट अ बार्गेन प्राइस इन रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनी शेयर व्हाटसोएवर। अब यहां पे जो आपने रिजल्ट्स देखने को मिले वो रिजल्ट्स आपको बेसिकली यही दर्शाता है कि ओके, यहां पे एक बार्गेन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से साल में एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ऑन एवरी शेयर, लेकिन जब भी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आपको उसको ग्रैब करना चाहिए। So that was my take, my understanding of bargain prices. इसकी historical analysis के थ्रू मैंने इवन लूजर स्टॉक्स में भी इसको शो किया कि किस तरह आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हो, और एक विनर स्टॉक पे भी इसको आपको शो किया सो दैट आपको समझ में आए कि ओके आप कैसे यहाँ पे रिटर्न्स कमा सकते हो। सो देयर इज ऑलवेज अ पोटेंशियल ऑफ मेकिंग गुड मनी प्रोवाइडेड यू आर बार्गेनिंग फॉर द एंट्री प्राइस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये है कंक्लूजन मेरी तरफ से कि हमेशा अपनी आंखें खुली रखें, अपने बार्गेन प्राइसेस कैलकुलेट करके रखें, और जब आपके बार्गेन प्राइसेस आए तब ही एक अच्छी एंट्री बनती है और उसी समय इसमें एंटर करें। देखा जाए तो इस तरह के बार्गेन प्राइसेस अगर आप बार्गेन प्राइसेस का अगर आप वेट करते हो तो समहाउ यू आर प्रैक्टिसिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ इन्वेस्टिंग। यस, आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी कर रहे हो क्योंकि आप सिर्फ अच्छे शेयर्स को सेलेक्ट कर रहे हो, साथ ही साथ आप उसमें वैल्यू भी ढूंढ रहे हो, तो आप वैल्यू इन्वेस्टिंग भी साथ साथ कर रहे हो। इसका मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग दोनों का यहाँ पे आपको एक मिश्रण देखने को मिलता है, विच आई थिंक इज डूइंग वंडर्स फॉर एटलीस्ट मी। मेरे
खुद के पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहा है, मॉडल पोर्टफोलियो में मैं आपको शो कर रहा हूं कि वो अच्छा करेगा। तो यस, दिस इज हाउ वी डू इट। ये बार्गेन प्राइस के पीछे का सारा सीक्रेट रहा एंड मेरे ख्याल से आपको इस वीडियो में फायदा मिला। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुई है, आप चाहते हैं उस पर मैं और सिंप्लीफिकेशन करूं, तो कमेंट्स में जरूर मेंशन करें अपनी क्वेरीज। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने का यहाँ पे चेष्टा जरूर करूंगा। एंड टिल देन आप अपना ध्यान रखें। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यार लाइक कमेंट आप लोग करते रहो, उससे हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। सो दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड तरक्की करते रहिए। जय हिंद।